नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग। फ्रेंड्स, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं चैप्टर हम यहाँ पे लेके आए हैं। इसके पहले हम लोगों ने ग्रामीण अनुसंधान और इसके पहले हम लोगों ने ग्रामीण स्वास्थ्य प्रबंधन, ये दो चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा तीसरा चैप्टर है। सीरीज का नाम है क्विक रिवीजन सीरीज। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, जेन्युइन कैंडिडेट हैं, तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे हम क्विक रिवीजन सीरीज के माध्यम से कंप्लीट ग्रामीण परिवेश आप लोगों के समक्ष रख रहे हैं। ठीक है, सो बिना किसी देरी के हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग ये पीडीएफ बाय करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए, वहाँ कंप्लीट डिटेल दे रखा है। अदरवाइज आप खुद से भी नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, चैप्टर का नाम है ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं। ये चैप्टर काफ़ी इजी है और यहाँ से आपको फैक्चुअल चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है और यहाँ पे न्यूमेरिक डेटा प्लस वन लाइनर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा। ठीक है, तो ये योजनाएं भी इसमें इंक्लूड हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हमें देखना है। थोड़ा बहुत करंट अफेयर का भी पार्ट हमें इसमें देखते चलना है। तो सारी चीज़ों को यहाँ पे कवर कराया जाएगा, आप लोग निश्चिंत रहें। इसके बाद में हम लोग फिर वन लाइनर करेंगे। अभी पहले हम फैक्ट्स को देखते हैं, इसके बाद फिर हम वन लाइनर चेक करेंगे कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछता है। चलिए, ओके, पहला पॉइंट है भारत में स्वास्थ्य के लिए कौन जिम्मेदार है। तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जिम्मेदार है। ठीक है, अगला पॉइंट है वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है। तो मनसुख मंडाविया हैं, जो कि भारत के नए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री बनाए गए हैं। ओके, सो अब समझते हैं कि हम भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति क्या है। इसके बाद में हम यूपी की भी स्थिति समझेंगे और इसके बाद में राज्य सूचकांक पे हम नज़र डालेंगे। तो पहले समझते हैं कि भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति क्या है। देखिए, एक लाइन यहाँ पे यूपी का भी आपको देखने को मिल जा रहा है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 77% गांव की आबादी है, जहां पर कुल 4,442 अस्पताल और 39,104 बेड हैं। ठीक है, ये डेटा आपको याद रखना है। कितने अस्पताल हैं? 4,442 अस्पताल हैं और 39,104 बेड हैं। ठीक है, इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे निकल के आ रहा है 3900 पर एक बेड है, यानी कि एक बेड पर 3900 मरीज हैं। ये डेटा दोस्तों आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूपी में एक बेड पर 3900 मरीज हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, अब हम भारत में नज़र डालते हैं। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल सरकारी अस्पताल 21,403 हैं। ध्यान दीजिएगा, ग्रामीण क्षेत्र की बात हो रही है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में 21,403 सरकारी अस्पताल हैं। ठीक है, और बेड कितने हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2,65,275 बेड है। ठीक है, तो यहाँ पे 21,403 सरकारी अस्पताल है और इनमें लगभग 2.5 लाख, आप मान के चलिए कितने हैं, 2.5 लाख बेड है। ठीक है, आप डेटा याद करने के लिए आप 2.5 लाख को कोड करके याद कर सकते हैं कि 2,65,275 बेड है। अब हम शहरी में देखते हैं, शहरी क्षेत्रों में कितना है। तो शहरी क्षेत्रों में दोस्तों आप देख सकते हैं इतने अस्पताल हैं, यानी कि 4,375 अस्पताल हैं और बेड कितने हैं, इतने बेड हैं। लगभग कितना जा रहा है, 4,48,711। ओके, यहाँ पे बेड की संख्या ज़्यादा है, अस्पतालों की संख्या कम है शहरी क्षेत्रों में। ध्यान दीजिएगा, एक बात मैं और कहना चाहूँगा, इस चैप्टर को आप पढ़िए, यहाँ पे अच्छी बात है, लेकिन इसको एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में भी जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल डेटा ज़्यादा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो कहीं पे भी अगर टाइपिंग में एरर हुआ होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखना, इसके बाद में उसको मैं पिन करूँगा, या ज़्यादा गलती हुआ, हालांकि यहाँ पे मैं अपडेटेड मटेरियल आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, तो गलती तो ना के बराबर होनी चाहिए, लेकिन फिर भी दोस्तों टाइपिंग में गलती हो जाती है। आप लोग एक बार पिन कमेंट जरूर चेक कर लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं भारत की स्वास्थ्य नीतियाँ, कितनी बार नीतियाँ बनाई गई हैं स्वास्थ्य से संबंधित भारत में। तो आज़ादी के 30 वर्ष बाद 1983 में, कब, 1983 में पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति बनाई गई। तो 1983 में पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति बनाई गई। इसके बाद में दूसरी वाली जो बनी है ये 2002 में बनी है। ठीक है, 1983 में पहली बनाई गई थी और 2002 में दूसरी बनाई गई थी, और इसके 15 साल के बाद में 2017 में तीसरी स्वास्थ्य नीति बनाई गई, जो कि अभी भी चल रहा है। ओके, ये भारत की बात हो रही है, भारत के स्वास्थ्य नीतियों की बात हो रही है। तो 3 स्वास्थ्य नीतियाँ बनाई गई हैं, आप लोग याद कर लीजिए, 1983, 2002 और 2017 में। बहुत लोग कहते हैं सर फास्ट लेके चलिए,
मैं यहाँ पे इस पर्पज़ से पढ़ा रहा हूँ कि अगर कोई इस वीडियो को ना भी देख रहा है और हेडफोन लगा के सोया हुआ है तो भी उसको याद होता रहे, ठीक है। यहाँ पे आपको याद करना है, जितनी बार आप देखेंगे कि मैं लिख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, वो सारी चीज़ें दोस्तों बेकार नहीं जाएंगी, वो आपके जहन में बैठेंगी, आपको याद होगा वो सारी चीज़ें, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017, इसको समझ लेते हैं। अब 1983 नहीं पढ़ना है हमें, ना हमें 2002 पढ़ना है, हमें 2017 पढ़ना है। तो 2017 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के उद्देश्य क्या हैं आप समझते चलिए। अब उद्देश्य है तो अच्छी चीज़ें होंगी इसमें, आप देख सकते हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा, स्वास्थ्य सुविधाएं व्यवस्था बढ़ाना, आर्थिक सहयोग बढ़ाना, रोगों की रोकथाम, तकनीकी को बढ़ावा और निजी भागीदारी, निजी क्षेत्र भागीदारी, ये इसके उद्देश्य हैं, ठीक है। ये इसके उद्देश्य 2017 के उद्देश्य में शामिल है। अगला है लक्ष्य क्या है, लक्ष्य से क्वेश्चन बन सकता है, ओके, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। सभी आयु के व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य और आरोग्यता के बेहतर स्तर को प्राप्त करना, ये इसका पहला लक्ष्य है। इसके बाद में आप देख सकते हैं कि 2025 तक, महत्वपूर्ण डेटा है, 2025 तक स्वास्थ्य पे जो खर्चा होगा वो जीडीपी का 2.5 होगा, ठीक है। संपूर्ण जीडीपी का जो खर्चा होगा स्वास्थ्य से संबंधित वो उसका 2.5 होगा, ठीक है। अगर 100 रुपया पूरे देश में खर्च हो रहा है तो 2.5 यानी कि 2.5 रुपया स्वास्थ्य पे खर्च होगा, इसका कहने का मतलब यही है, ओके। आगे बढ़ते हैं। जीवन प्रत्याशा देख लीजिए। जीवन प्रत्याशा दोस्तों 2025 तक ये डेट भी याद रखिएगा, ठीक है। एग्जाम में ये दोनों दे देगा और ये पूछ लेगा। तो 2025 तक 67.5 से, यानी कि 67.5 साल अगर कोई जी रहा है तो ये बढ़कर 70 साल करना है, ठीक है। यानी कि एवरेज आप मान के चलिए कि इतना एवरेज है। तो 2025 तक का हमारा टारगेट है कि आदमी 70 साल तक जिए, ओके। अगला टॉपिक, अगला पॉइंट है 5 वर्षों से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में कमी लाना। कितने वर्ष से कम? 5 वर्ष से कम के बच्चों की मृत्यु दर में कमी लाना। यानी कि आप ये देख लीजिए, ये डेटा 2017 का डेटा है। 2017 में 1000 बच्चे अगर 5 वर्ष के थे तो उनमें 39 बच्चे गुजर जाते थे, ठीक है। 1000 बच्चों में 39 बच्चे गुजर जाते थे, यानी कि मर जाते थे, ओके। अगला क्वेश्चन है 1000 की आबादी पर 2 बिस्तरों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 2017 के अकॉर्डिंग 1000 आबादी पर कम से कम 2 बिस्तर होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट है, अगेन ये भी महत्वपूर्ण है, 2025 तक टीबी उन्मूलन। ये महत्वपूर्ण डेटा है, याद कर लीजिए। टीबी उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2025 तक संपूर्ण उन्मूलन कर देना है हमें भारत में टीबी का। अगला है देखिए, आयुष प्रणाली के त्रिआयामी एकीकरण की संकल्पना और 2020 तक मातृ मृत्यु दर को पूरी तरह समाप्त करना। तो 2020 तक जो मातृ मृत्यु दर है ये लगभग समाप्त हो चुका है। कई सारी योजनाएं आई हैं, आशा बहु इस पे काम कर रही हैं, सुमन योजना है और भी कई सारी योजनाएं हैं जिससे मातृ मृत्यु दर में कमी आई है। और यहाँ पे आप एक शब्द याद कीजिएगा, त्रिआयामी एकीकरण, ये भी आपके ऑप्शन में दे सकता है, तो इसको भी आप याद करते चलिए, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। अभी सारी चीज़ें क्या है, डिजिटलाइज्ड हो चुकी हैं। आप जब अस्पताल में जाते हो तो संपूर्ण डेटा, जितना भी डेटा होता है, जितना भी मरीज आते हैं, जितनी भी दवाएं हैं, जितना भी आयात निर्यात हो रहा है दवाओं का, मतलब A to Z दोस्तों कंप्लीट अब डिजिटलाइज्ड हो चुका है। सरकारी अस्पतालों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। प्राइवेट में भी है लेकिन सरकारी में भी है। सरकारी में डिजिटलाइज्ड का फ़ायदा ये हुआ है कि कंप्लीट डेटा डॉक्टर से लेके जितना भी होता है वो सब कुछ भारत सरकार के पास मतलब शो होता है उनको कि हाँ इतना खर्चा हो रहा है, ठीक है, भारत में। सो इसलिए राष्ट्रीय डिजिटल मिशन, स्वास्थ्य मिशन काम कर रहा है। देखते हैं पृष्ठभूमि क्या है इसकी। भारत में डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना का प्रारंभ वर्ष 2017 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के तहत, ये जो 2017 की आप राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति देखे हैं, इसी के तहत दोस्तों राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की संकल्पना की गई, ओके। 2017 की जो अभी जस्ट आप ऊपर पढ़े हैं डिजिटल स्वास्थ्य नीति, उसी के तहत डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की संकल्पना की गई। और देखिए इसके तहत राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य प्राधिकरण के प्रस्ताव को माना गया। मतलब ये प्राधिकरण यानी कि अथॉरिटी के प्रस्ताव को माना गया। फिर से एक बार देख लेते हैं, थोड़ा बोलने में यहाँ हो गया। भारत में डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना का प्रारंभ 2017 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के तहत राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य प्राधिकरण के प्रस्ताव से माना जाता है, ओके। ये आप फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, NDHA। इसको बाद में हम NDHM बोल देते हैं। अभी देखिएगा आगे। देखिए अगला है, जुलाई 2019 में राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का ब्लूप्रिंट जारी किया गया। यही आप मान लीजिए NDHM हो गया।
देखिए कब 2017 से इसका हमने जो है प्रस्ताव माना, 2017 में इसका प्रस्ताव हमने स्वीकार किया, मान लिया, और 2017 में 2019 में फिर इसका ब्लूप्रिंट जारी हुआ, और 2020 को दोस्तों इसके जो नवीनतम रणनीतिक दस्तावेज हैं उनको जारी कर दिया गया। ठीक है, इसके दस्तावेज को 7 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की दिशा में नवीनतम रणनीतिक दस्तावेज जारी कर दिए गए। तो आप ये डेट याद कर लीजिए, समझ लीजिए, 2017 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के तहत आया, 2019 में इसका ब्लूप्रिंट जारी हुआ, और 2020 में इसका जो नवीनतम रणनीतिक दस्तावेज था उसको जारी कर दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नवीन राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, अब जो इसका दस्तावेज जारी किया गया है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, इसका ब्लूप्रिंट क्या है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, देखिए राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन एक पूर्ण डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र होगा जिसके तहत 4 प्रमुख डिजिटल पहल यानी कि हेल्थ आईडी बनेगी, कोई भी पेशेंट जा रहा है उसकी हेल्थ आईडी बनेगी, व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड, जो व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड होगा, पेशेंट की कंडीशन होगी वो भी रिकॉर्ड होगा, डिजी डॉक्टर यानी कि कभी कभी क्या होता है कि अगर अस्पताल में पेशेंट नहीं जा पाता है तो घर पे बैठ के डिजिटल वेबकैम के माध्यम से वो, या फिर उनका कोई ऐप होगा उसके माध्यम से वो कम्युनिकेशन कर सकता है, दवाएं वगैरह पूछ सकता है। तो ये हो गया डिजी डॉक्टर। और अच्छा, ये डिजी डॉक्टर जो होते हैं ये सभी लोग होते भी नहीं है, मतलब कुछ स्पेशलिस्ट डिजी डॉक्टर अपॉइंट किए जाते हैं, वो इसको देखते हैं, वो इस विभाग को देखते हैं। विभाग क्या मतलब, वो इस चीज़ को देखते हैं। और स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री को लॉन्च किया गया। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों पूर्ण डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करता है, और यही राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य है। ओके, देखिए अगला पॉइंट है राष्ट्रीय स्वास्थ्य आईडी प्रणाली की भी चर्चा की गई, जिसमें रोगी अपने डेटा को अस्पतालों और डॉक्टरों के बीच में डिजिटल रूप से साझा कर सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए चौथा राज्य सूचकांक के बारे में पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे बात आ रही है चौथे राज्य सूचकांक के बारे में। क्या होता है कि हम संपूर्ण देश में जितने राज्य हैं ना उनको ऑब्जर्व करते हैं कि वहाँ की कंडीशन क्या है। तो ऐसे ऐसे 3-4 सूचकांक जारी किए गए जिनमें हमें चौथा पढ़ना है। ठीक है, पूरे भारत में राज्यों की क्या स्थिति है, कौन सा राज्य कितना स्वस्थ है, ठीक है, कितना रिस्पांस मिला है हर एक योजना से वहाँ पे, तो उससे संबंधित जानकारी के लिए हम स्वास्थ्य सूचकांक जारी करते हैं, और यहाँ पे हमें चौथा राज्य सूचकांक पढ़ना है। देखिए वर्ष 2019-20 के लिए नीति आयोग ने राज्य सूचकांक कौन जारी करता है, नीति आयोग जारी करता है। ओके, 2019-20 के लिए नीति आयोग ने राज्य स्वास्थ्य सूचकांक का चौथा संस्करण जारी किया। ध्यान दीजिएगा, ये शीर्षक है स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत, इसका शीर्षक है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की स्वास्थ्य परिणामों के आधार पर रैंक प्रदान की जाती है। वही मैंने बताया ना कि जितने भी भारत में राज्य हैं उनको किस आधार पर रैंक दी जाती है, स्वास्थ्य परिणामों के आधार पर रैंक दी जाती है। ओके, अब देखिए अगला पॉइंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, ये आपको हर जगह पे नहीं मिलेगा, अलग से पढ़ना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन मनी के, यहाँ इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 के अनुसार, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 के अनुसार 2019 में 40.2 के स्कोर से घटकर दुनिया का औसत GHS इंडेक्स यानी कि यही ग्लोबल सिक्योरिटी हेल्थ इंडेक्स 38.9 हो गया 100 में। क्या मैंने लिख दिया, जरा 1 मिनट आप रुक जाइए, मैं कंफर्म करता हूँ। कुछ नहीं दोस्तों, एक इंडेक्स होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये GHS इंडेक्स है। मतलब कई सारे इंडेक्स आपने पढ़ा होगा, उसी में से एक स्वास्थ्य संबंधी इंडेक्स है। ठीक है, जिसमें दुनिया में जितने भी देश मौजूद हैं उनको हम ऑब्जर्व करते हैं और उनको रैंकिंग प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम पूरे ओवरऑल वर्ल्ड की देखें, पूरे विश्व में देखें, तो एक स्कोर दिया गया था 2021 के अनुसार। 2019 में 40.2 स्कोर था, पूरे विश्व की बात हो रही है अभी। ये घटकर 2021 में 38.9 हो गया 100 में। मतलब पहले देखिए आप, GHS इंडेक्स जो है पहले 40.2 नंबर दिया गया था, ये घटकर 38.9 हो गया। ये पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है। ये भी इंपॉर्टेंट है वैसे, लेकिन भारत का दोस्तों महत्वपूर्ण है। ठीक है, भारत को समझ लीजिए, भारत की स्थिति क्या है इसको देख लीजिए। भारत का क्या है कि 195 देशों में छठवां स्थान है, मतलब 66वां स्थान है, 66वां स्थान है। ठीक है, 195 देशों में 66वां स्थान है, जिसका समग्र सूचकांक स्कोर 42.8 है। ठीक है, कितना है, 42.8 है। तो ये 2 लाइन थोड़ा सा टेक्निकल हो जा रहा है, आप इसको समझते चलिए कि पूरे विश्व में इस समय जो है कंडीशन GHS इंडेक्स 38.8 है,
और ये पहले कितना था, 40.2 था। और भारत की कंडीशन क्या है, 195 देशों में 66वां है और इसका जो स्कोर है ये 42.8 है। ये चूँकि स्वास्थ्य से संबंधित चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे ओवरऑल भी हमने लिख दिया है, ओवरऑल मेंशन भी हमने कर दिया है। भारत का भी बात होगा यहाँ पे, यूपी का भी बात होगा और एक ओवरऑल इंडेक्स भी हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्य सूचकांक क्या होता है इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा परिचय ले लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो कि हम पढ़ क्या रहे हैं। देखिए, राज्य स्वास्थ्य सूचकांक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए एक वार्षिक उपकरण है जिसे वर्ष 2017 में संकलित और प्रकाशित किया गया था। तो राज्य सूचकांक कब से संकलित किया गया, 2017 से संकलित किया गया। ठीक है, अब देखिए, यह स्वास्थ्य परिणामों, शासन और सूचना प्रमुख इनपुट प्रक्रियाओं के डोमेन के तहत समूहीकृत 24 संकेतकों के आधार पर वर्क करता है। देखिए, ये कहीं कहीं आपको 23 संकेतक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कहीं किसी बुक में 23 लिखा हुआ है, किसी बुक में 24 लिखा हुआ है, तो आपके एग्जाम में फंसाएगा नहीं, आपको कुछ अलग ही ऑप्शन देगा, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे देखिए, मैंने आई थिंक ये दृष्टि का है, दृष्टि IAS का डेटा है। ठीक है, तो ये भी गलत नहीं हो सकता है, आगे मैंने 23 भी मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे 24 संकेतकों पे लिखा गया है, ये ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं 24 कहीं कहीं 23 मिल सकता है आपको। ठीक है, सो ये क्या है, मैंने बताया कि 2017 में संकलित और प्रकाशित किया गया एक क्या है, वार्षिक उपकरण है। अब देखते हैं स्वास्थ्य परिणाम क्या थोड़ा मिला, इसको देख लेते हैं। इसमें नवजात मृत्यु दर, अंडर 5 मृत्यु दर, जन्म के समय लिंगानुपात कैसे जैसे पैरामीटर शामिल हैं, इसको हम लोग इसमें चेक करते हैं और इसी के बेसिस पे हम लोग राज्य को रैंक प्रोवाइड करते हैं। देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। इस रिपोर्ट को नीति आयोग द्वारा विश्व बैंक की तकनीकी सहायता और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के गहन परामर्श से विकसित किया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको देखनी है। थोड़ा सा देखते हैं तो राज्यों की रैंकिंग क्या है, ये जरूरी है। राज्यों की रैंकिंग क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बड़े राज्यों की क्या स्थिति है देख लेते हैं। सबसे पिछड़ा बड़ी आबादी वाला राज्य, सबसे पिछड़ा और बड़ी आबादी वाला राज्य यूपी है, बिहार है और उड़ीसा है। ये तीनों के रैंकिंग आप क्रमागत याद कीजिएगा। ठीक है, सबसे बड़ा और पिछड़ा आबादी वाला यूपी, बिहार और उड़ीसा है। बड़े राज्यों की श्रेणी के तहत यूपी, असम और तेलंगाना शीर्ष क्रमिक सुधार वाले रैंक हैं। ठीक है, देखिए जो सुधार की कंडीशन है कि सबसे ज़्यादा सुधार किस में आ रहा है, किन राज्यों में आ रहा है। ठीक है, बड़े राज्यों में सबसे ज़्यादा सुधार किस में आ रहा है, तो यूपी में आ रहा है, असम में आ रहा है और तेलंगाना में आ रहा है। और अभी हालात की क्या स्थिति है, मतलब करंट टाइम की क्या स्थिति है, जो बड़े राज्य हैं उनकी क्या स्थिति है, सबसे खराब यूपी की ही है और बिहार की है और उड़ीसा की है, और सबसे बढ़िया यूपी सुधार भी रहा है। ठीक है, योगी जी की सरकार है, स्वास्थ्य पे काम अच्छे तरीके से हो रहा है। देखिए अगला है छोटे राज्यों की स्थिति देख लेते हैं। छोटे राज्यों में दोस्तों, छोटे राज्यों की स्थिति श्रेणी में मिजोरम और मेघालय ने अधिकतम वार्षिक क्रमिक प्रगति दर्ज की है, यानी कि मिजोरम और मेघालय में बढ़िया सुधार हो रहा है। ठीक है, मिजोरम और मेघालय में बढ़िया सुधार हो रहा है। इससे संबंधित डेटा आ सकता है कि कौन सा सबसे छोटा राज्य है जो काफ़ी ठीक ठाक कंडीशन में है या बिगड़े कंडीशन में है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन में कवर कर लेंगे, या हो सकता है आने वाले डेटाज में आपको वो चीज़ें देखने को मिल जाए। ओके, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, कोई भी डेटा छूटेगा नहीं। देखिए केंद्र शासित प्रदेश में क्या स्थिति है, इसको देख लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में दिल्ली के बाद जम्मू और कश्मीर ने सबसे अच्छा क्रमिक प्रदर्शन किया है। तो यहाँ पे प्रदर्शन की बात हो रही है, सुधार की बात हो रही है। तो सुधार में दोस्तों छोटे राज्यों में मिजोरम और मेघालय बढ़िया काम कर रहा है, और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली और जम्मू कश्मीर बढ़िया काम कर रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं समेकित या फिर ओवरऑल देखते हैं। ओवरऑल देखते हैं, इसके बाद में एक मैप भी मैंने यहाँ पे बना रखा है, इसको आप लोग देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले ओवरऑल देख लेते हैं क्या हालत है, समेकित या फिर ओवरऑल। वर्ष 2019-20 में समेकित सूचकांक अंक के आधार पर व्यापक रैंकिंग के तहत बड़े राज्यों में केरल, तमिलनाडु व तेलंगाना, छोटे राज्यों में मिजोरम, त्रिपुरा। अच्छा, जो अभी हम लोगों ने देखा जस्ट ऊपर कि केंद्र में राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में छोटा बड़ा, ठीक है, राज्यों में बड़ा छोटा राज्य की स्थिति और इसके बाद में केंद्र की स्थिति, ये केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति, ये हमने देखा है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए रैंकिंग के तहत बड़े राज्यों में केरल, तमिलनाडु व तेलंगाना ठीक ठाक कंडीशन पे है, मतलब नंबर 1 पे है। नंबर 1 राज्य कौन है जो जिसकी स्वास्थ्य स्थिति काफ़ी सही है, वो है केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना। ठीक है, नंबर 1 छोटा राज्य कौन है, जिसमें मिजोरम है, त्रिपुरा है। ये नंबर 1 पे मिजोरम है और नंबर 2 पे त्रिपुरा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मिजोरम नंबर 1 पे है और स्वास्थ्य भी ठीक ठाक कर रहा है। यहाँ पे देखते हैं,
हाँ मिज़ोरम, यहाँ पे सुधार भी ठीक ठाक कर रहा है, ठीक है। और सुधार में मेघालय का नंबर आता है दूसरे पे। लेकिन अगर हम देखेंगे त्रिपुरा, यहाँ पे त्रिपुरा दोस्तों ठीक ठाक कंडीशन में है, जिसको जो नंबर 2 पे आता है सुधार की कंडीशन में, सुधार की स्थिति में, ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेशों में दादरा एवं नगर हवेली व दमन व दीव तथा चंडीगढ़ शीर्ष रैंकिंग वाले राज्य हैं, ठीक है। आज दोस्तों मैंने चश्मा नहीं लगाया, इसलिए मुझे थोड़ा चूँकि यहाँ पर डिस्प्ले काफ़ी छोटा है, बहुत छोटा डिस्प्ले है, मतलब मोबाइल में पढ़ाना होता है तो डिस्प्ले काफ़ी छोटा हो जाता है, इसलिए ध्यान से देखना पड़ता है, गलती हो जाती है, पढ़ने में कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं। तो इस वीडियो सेशन को दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं, ओके। तो 18 मिनट का वीडियो हो चुका है, बहुत लंबा करने से क्या होता है, ट्रैफिक नहीं आता है, बच्चे देखते नहीं हैं, वीडियो की लेंथ देख के ही भाग जाते हैं, दूर खड़े हो जाते हैं जाके। तो वीडियो को हम लोग छोटा इसलिए करते हैं, ऐसा नहीं कि मेरा यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि मतलब कई सारे पार्ट में डिवाइड करना है। बाद में मैं हालांकि एक कंपाइल कर दूंगा सारे वीडियोस को, एक कंपाइल वीडियो करके आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा जल्दी ही, ठीक है। सो आप लोग पढ़ाई करते रहिए, आपका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।